हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। हम पढ़ेंगे BEGC 105 अमेरिकन लिटरेचर। इसमें अमेरिकन लिटरेचर में हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में आज की क्लास में रहेगा आपका, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेम द मेजर रोल ऑफ आर्थर मिलर। आर्थर मिलर के क्या मेजर रोल रहे हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। और सबसे पहले जानेंगे कि आर्थर मिलर कौन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट थिएट्रिकल परफॉर्मेंस ऑफ अमेरिका दैट लीड टू द ट्रायल ऑफ एक्टर्स। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। एंड देन यहाँ पर करेंगे ग्रोथ ऑफ अमेरिकन ड्रामा। अमेरिकन ड्रामा की ग्रोथ किस समय हुई, कैसे हुई, कब कब, 17, 18 और 19 सेंचुरी में, उसे एक्सप्लेन करेंगी। कैसे, क्या वहाँ पर हम कह सकते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन रही, किस सिचुएशन में अमेरिकन ड्रामा की ग्रोथ हुई, ठीक है जी। तो ये 3 क्वेश्चन रहेंगे आपकी आज की क्लास में, इन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ओके, यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले मेजर रोल ऑफ आर्थर मिलर। अब ये आर्थर मिलर हैं कौन, इनके बारे में जान लेते हैं पहले, ठीक है। चलो Arthur Miller was one of the greatest American playwright of the 20th century। आर्थर मिलर कौन है? एक हम यहाँ पर कह सकते हैं अमेरिका के एक ग्रेट अमेरिकन प्ले राइट है 20th सेंचुरी के। उनका जो प्ले था, यानी कि जो उनकी थीम थी, वो किस पर थी? हम यहाँ पर कह सकते हैं मोरालिटी पर थी, जस्टिस पर थी और फैमिली स्ट्रगल्स पर थी। और साथ में था यहाँ पर अमेरिकन ड्रीम। एक अमेरिकन ड्रीम था, लगभग सभी जितने भी अमेरिकन्स थे, ठीक है, उन सभी का एक ही ड्रीम था, और वो था कि सभी को सेम और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इक्वल और सेम क्या मिले, फ्रीडम मिले। ये था हमारा क्या, अमेरिकन ड्रीम, ठीक है। यही थीम पर हम कह सकते हैं कि आर्थर मिलर के प्ले थे। और साथ में यहाँ पर जो कि सीधा सीधा किस पे इफेक्ट डालेंगे, सोसाइटी पर, ठीक है। अब उनकी जो राइटिंग थी वो किस नाम से और जानी जाती है, वो हम कह सकते हैं एक हम यहाँ पर उनका नाम दे सकते हैं आर्थर मिलर को, कि वो एक क्या थे, डीप साइकोलॉजिस्ट थे। क्योंकि उनकी जो राइटिंग थी या जो भी उन्होंने प्लेज लिखे थे वो कैसे थे, क्या बताते थे, हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी को हम यहाँ पर वो गहराई में बताते थे, ठीक है। और साथ में क्या करते थे, सोशल को, समाज को क्रिटिसाइज करने का उनका काम होता था उनके प्ले में, ठीक है। अब कुछ उनके फेमस प्लेज हैं, कौन कौन से हैं, जिसमें से हम यहाँ पर कह सकते हैं डेथ ऑफ सेल्समैन, जो कि 1949 में रहा। ये हम कह सकते हैं बेस्ट प्ले माना जाता है सभी प्लेज में से उनके, ठीक है, जिस पर कि उनको नोबेल प्राइज भी मिला, उनको प्राइज भी मिला है, ठीक है। पहला है इसमें ऑल माई सन्स। अच्छा, ये तो आपका ऑल माई सन्स जो है आपका चैप्टर भी है, ठीक है, तो पढ़ेंगे इसको, बट ऊपर से पढ़ लेते हैं कि क्या है इसमें ऑल माई सन्स में। ओके, दिस वॉज मिलर्स फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ जो केलर, अ बिजनेसमैन हु सीक्रेटली sold defective airplane parts during World War II, leading to the death of the pilots. The play explored themes of guilt, responsibility, and the conflict between personal success and social ethics. हम यहाँ पर कह सकते हैं जो मिलर का पहला सक्सेसफुल प्ले रहा कौन, ऑल माई सन्स, ठीक है, जिसमें कि स्टोरी किसकी है, ये जो केलर की है, जो कि एक बिजनेसमैन है। और वो क्या बेचता है, डिफेक्टिव पीस बेचता है या फिर डिफेक्टिव पार्ट्स बेचता है, किसके, एयरप्लेन के। और किस समय की बात है ये, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड में वो डिफेक्टिव पार्ट्स उनको बेचता है, जिस कारण हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है पायलट्स की डेथ होगी। तो और जो ये प्ले है, इस प्ले ने हमें क्या बताया है, क्या दिखाया है कि गिल्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ में कॉन्फ्लिक्ट है, किसके बीच में, एक तो पर्सनल सक्सेस के बीच में, कि बंदा पर्सनल सक्सेस के लिए, सक्सेस होने के लिए कुछ भी करता है, और साथ में सोशल एथिक्स के बीच में क्या दिखाया गया, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया ऑल माई सन्स में।
उसके बाद यहाँ पर आती है डेथ ऑफ सेल्समैन। डेथ ऑफ सेल्समैन क्या है? ये फेमस प्ले रहा उनका, जहाँ पर उन्होंने प्राइज जीता। ठीक है, इट फॉलोज विली लोमन अ स्ट्रगलिंग सेल्समैन। अब एक व्यक्ति है यहाँ पर जो एक सेल्समैन है, ठीक है, जो कि स्ट्रगल कर रहा है और बिलीव करता है किसमें? अमेरिकन ड्रीम में। अमेरिकन ड्रीम वही है आपके, जो भी मैंने आपको बताया कि क्या चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम चाहिए हर एक व्यक्ति को। और लेकिन अब वो अमेरिकन ड्रीम, हम कह सकते हैं अमेरिकन ड्रीम में विश्वास कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, फेल होता जा रहा है, निराश होता जा रहा है। ठीक है, तो इस प्ले ने यहाँ पर रियलिटी दिखाई है। ठीक है, किस चीज़ की? कैपिटलिज्म की। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और साथ में जो लोग इल्यूजन क्रिएट करते हैं सक्सेस को लेकर के, जो लोग सक्सेस को लेकर के भ्रम पैदा करते हैं अपने ही अंदर, उसके बारे में बताया गया है किसमें? डेथ ऑफ सेल्समैन में, जो कि 1949 में हम कह सकते हैं एक मोस्ट फेमस प्ले है। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़ते हैं। और कौन सा है इसमें हमारे पास? अब है यहाँ पर द क्रूशिबल। क्रूशिबल क्या है? दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द सेलम विच ट्रायल्स ऑफ 1692 बट वॉज रिटन एज एन एल्गोरी फॉर MC Carthesium, a period in America when people were accused of being communist without evidence. The play show how. अब ये वाला जो प्ले है आपको क्या दिखा रहा है? डर दिखा रहा है। लोगों के अंदर क्या है? डर है। ठीक है, हाइस्टेरिया है, फॉल्स है, साथ में ये क्या दिखाता है? एक हम कह सकते हैं इनजस्टिस आपको दिखा रहा है, मास पेरोनिया दिखा रहा है। ठीक है, किसके अगेंस्ट? कि हाँ, जो हमारा ये प्ले है, ठीक है, लोगों के अंदर क्या दिखा रहा है? जो ये पूरा का पूरा शो है, ये पूरा का पूरा प्ले लोगों के अंदर अब किस चीज़ की भावना दिखा रहा है? डर की भावना दिखा रहा है। या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लोग गलत है, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लोग अपनी जो लाइफ है या फिर जो उनकी सर्वाइवल है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करने के बारे में जो भी डर है उसके बारे में दिखाया जा रहा है। ठीक है, फिर है हमारा ये अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज 1955 और रिवाइज कब हुआ? 1956 में। सेट इन एन इटालियन अमेरिकन नेबरहुड इन ब्रोकली, दिस प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ एडी कार्बन, डॉक वर्कर हु बिकम्स जेलस। अब यहाँ पर क्या दिखाई गई है आपको इस प्ले में? जेलसी, जस्टिस आपको दिखाया गया है। ठीक है जी, अब ये जो अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज है, ये जो प्ले है, ये आपको क्या दिखा रहा है? जेलसी और जस्टिस के बारे में बता रहा है। आफ्टर द फॉल आपको क्या बता रहा है? ये एक हम कह सकते हैं डीपली पर्सनल प्ले इंस्पायर है, किसके द्वारा? मिलर्स मैरिज टू द फेमस एक्ट्रेस मैरिल मोनरो, उसके बारे में। यानी कि अब यहाँ पर दिखाएगा क्या? गिल्ट, रिलेशनशिप फेल होते हैं। ठीक है, और साथ में क्या है? पर्सनल रिफ्लेक्शन, शो हाउ इंडिविजुअल्स स्ट्रगल विद देयर पास्ट मिस्टेक। हाँ, यहाँ पर क्या दिखाया गया? फेल के गिल्ट के बारे में बताया गया है, कैसे रिलेशनशिप फेल होते हैं उसके बारे में बताया गया है इस प्ले के जरिए। और साथ में दिखाया गया है कि कैसे इंडिविजुअल स्ट्रगल करता रहता है अपनी जो भी उसने पास्ट में मिस्टेक की हुई है उसके साथ। हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रगल करता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है। हम कहते हैं ना कि पास्ट क्या है, कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, वो चलता जाता है। तो वही जो पास्ट में हमने गलतियां की हैं उसके बारे में इस प्ले में बताया गया है। ठीक है, आफ्टर द फॉल 1964। ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यही कुछ आर्थर मिलर के फेमस रोल रहे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से क्या है? द प्राइज है, ऐसे ही द राइट डाउन है, उसके बाद ब्रोकन ग्लास है। ऐसे ही हैं जो आपको क्या बता रहे हैं? कुछ ना कुछ लोगों को बता रहे हैं लाइक सेक्रीफाइस के बारे में कि कैसे सेक्रीफाइस करना है, कैसे हम पास्ट को लेकर के बर्डन रहता है, फियर है, जेलसी है, गिल्ट है, लव है। ठीक है, ये सारी थीम्स पर सारे के सारे प्लेस बने हुए हैं। ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लव है, मोरल है, और बाकी हम यहाँ पर इन्हीं के बारे में अब तक पढ़ते आए हैं। और यही सब क्या है हमारे द प्राइज, द राइट डाउन एंड द ब्रोकन ग्लास, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं थीम्स पर बने हुए हैं। ठीक है जी,
समझ में आया कि क्या थे हमारे जो आर्थर मिलर थे उनके प्ले जो फेमस थे, मोस्ट फेमस प्लेस थे। ठीक है, अब चलो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अपना स्टार्ट होता है, द फर्स्ट थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इन अमेरिका दैट लीड टू द ट्रायल ऑफ एक्टर्स। चलो सबसे पहला है यहाँ पर हमारा, द फर्स्ट रिकॉर्डेड थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इन अमेरिका दैट रिजल्टेड इन अ ट्रायल ऑफ एक्टर्स वॉज ये बेयर एंड ये कब। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको अब इन मॉडर्न इसको ऐसा कहा जाता है, ये बियर एंड ये कब। ठीक है, कब हुआ था ये? 1965 में हम कह सकते हैं स्टेज लगी थी। ये पूरा का पूरा जो शो था हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा प्ले हुआ था कब? 1665 में। ठीक है जी। और इसमें हमारे जो 3 मैन थे जिन्होंने इसको परफॉर्म किया, कौन थे वो? जिसमें पहले हैं हमारे विलियम डार्बी, उसके बाद वैटकिंसन, उसके बाद फिलिप होवर्ड। इन तीनों ने हम कह सकते हैं कि परफॉर्म किया था इस प्ले में। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, ये जो पूरा का पूरा ड्रामा था, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। इट वॉज अ satirical drama possibly criticizing the local authorities or British colonial rule. At that time, theatre and dramatic performances were often seen as immoral or dangerous, especially in Puritan influence area. समझ में आया? यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारा ये वाला शो था, ये वाला जो ड्रामा था, एक सैट्रिकल ड्रामा था। सैट्रिकल ड्रामा यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर व्यंग्यपूर्वक, लाइक मुंहफट, कुछ भी कह देना। ठीक है, स्टार्टिंग थी ना यहाँ पर, तो पॉसिबिलिटी थी कि ये क्या करेगा, क्रिटिसाइज करेगा लोगों को, अथॉरिटी को, या फिर जो कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है उसको क्रिटिसाइज करेगा। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सोचा गया होगा। ठीक है, उस समय में जो थिएटर थे और जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस थी वो किस तरीके से देखी जाती थी कि या तो वो इमोरल होंगी, ठीक है, या फिर क्या हो सकती हैं, डेंजरस हो सकती है। कौन से एरियाज में, कौन से एरियाज में? पुरितान एरियाज में, जो कि इन्फ्लुएंस होंगे किससे? इस ड्रामा से। ठीक है, ये था हमारा 1665 का, और मेरे ख्याल से ये था हमारा 10 अगस्त के आसपास। 10 अगस्त 1665 में हम कह सकते हैं कि ये रिकॉर्ड हुआ था, ये जो हमारा ड्रामा था ये रिकॉर्ड हुआ था इन अमेरिका। ठीक है जी। और ये याद रखना है कि कौन से वो 3 एक्टर्स थे जिन्होंने इसको परफॉर्म किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं द ट्रायल ऑफ द एक्टर्स और सिग्निफिकेंस ऑफ द इंसिडेंट। पहले कर लेते हैं ट्रायल ऑफ एक्टर्स। ये क्या है? आफ्टर द परफॉर्मेंस द एक्टर वर accused of staging an illegal play and were out on trial by the local court. Second point है, the authorities were concerned that the play might be politically or morally inappropriate. Third point है, however, after the trial, the actors were found not guilty because the court could not find anything offensive in the play. यहाँ पर बताया गया परफॉर्मेंस के बाद जो हमारे एक्टर्स थे उनको ऐसा माना गया था कि उन्होंने एक इलीगल प्ले किया है। जो उनकी परफॉर्मेंस रही थी उस प्ले में, उस ड्रामा में, वो कैसी थी? इलीगल थी। और ये किसने बताया था? लोकल कोर्ट जो थी उसके द्वारा ऐसा कहा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो अथॉरिटी थी वो चिंतित थी किस चीज़ को लेकर के कि जो ये पूरा का पूरा ड्रामा रहा, इन तीनों एक्टर्स ने जो प्ले किया है वो किसके अगेंस्ट रहा है, किसको लेकर के हो सकता है? पॉलिटिकली हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं मोरली किसी चीज़ को लेकर के इमोरल हो सकता है। ठीक है, बट
आफ्टर द ट्रायल, जब चेक किया गया आफ्टर ट्रायल, क्या हुआ, जितने तीनों एक्टर्स गिल्टी नहीं थे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था जो कि कोर्ट सोच रही थी। कोर्ट सोच रही थी यहाँ पर कि ये इलीगल प्ले हो सकता है, या फिर पॉलिटिकल या फिर इमोरल कोई ड्रामेटिक परफॉर्मेंस हो सकती है, प्ले हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या हुआ, एक्टर गिल्टी नहीं कहलाए। ठीक है, ये था हमारा क्या, द ट्रायल ऑफ द एक्टर्स। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं, इस इंसिडेंट के क्या सिग्निफिकेंस रहे। पहला पॉइंट है, दिस इवेंट मार्क्स एन इम्पोर्टेंट मूवमेंट इन अमेरिका थिएटर हिस्ट्री एज इट शो द अर्ली सेंसरशिप एंड कंट्रोल ओवर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इन द कॉलोनीज। सेकेंड पॉइंट है, इट ऑल्सो हाईलाइट द टेंशन बिटवीन आर्टिस्टिक फ्रीडम एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी, a theme that continue to affect American drama for centuries. Third point है, the trial set a precedent for later struggles over freedom of expression in theatre and literature in the United States. ये थे हमारे इस इंसिडेंट के कुछ सिग्निफिकेंस। एक कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट रहा, किसके लिए, पूरी की पूरी अमेरिकन थिएटर हिस्ट्री के लिए, जिसमें क्या बहुत जल्दी हमें सेंसरशिप दिखाई गई, या फिर बहुत जल्दी क्या गया, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को लेकर के कॉलोनीज में क्या था, कंट्रोल दिखाया गया। ये एक मार्क था किस चीज़ को लेकर के, अमेरिकन थिएटर हिस्ट्री में। ठीक है, इट ऑल्सो हाईलाइट, एक टेंशन दिखाई गई किसके बीच में, आर्टिस्टिक फ्रीडम और पॉलिटिकल अथॉरिटी के बीच में टेंशन दिखाई गई कि जो ये थीम है, ठीक है, ये अगर कंटिन्यू रही तो जाहिर सी बात है ये अफेक्ट डालेगी किसको, अमेरिकन ड्रामा फॉर सेंचुरीज को। फिर क्या है, द ट्रायल सेट अ प्रेसिडेंट फॉर लेटर स्ट्रगल्स ओवर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन थिएटर। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है स्ट्रगल दिखाया गया किसका, कि जो थिएटर में एक्सप्रेशन करने के जो फ्रीडम थे, लिटरेचर को लेकर के जो फ्रीडम थे, ठीक है, वो मे भी हम कह सकते हैं कि बाद में स्ट्रगल ना हो जाए वहाँ पर, कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट में, यानी कि अमेरिका में। ये कुछ हमारे इंसिडेंट को लेकर के सिग्निफिकेंस हुए। ठीक है जी, या फिर कह सकते हैं कि इस इंसिडेंट के, द ट्रायल ऑफ एक्टर्स के बाद ये कुछ इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, पूरी की पूरी एक अमेरिकन थिएटर हिस्ट्री पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या गिवन है, ओके, आप पढ़ लेते हैं यहाँ पर अमेरिकन ड्रामा की ग्रोथ कैसी हुई 17th, 18th और 19th सेंचुरी में। पहला है अर्ली बिगिनिंग एंड रिस्ट्रिक्शन। जब शुरुआत होती है तो रिस्ट्रिक्शंस भी होते ही हैं। सबसे पहले अभी हमने पढ़ा ये बेयर एंड ये कप 1665 में हम कह सकते हैं परफॉर्म हुआ था। ठीक है, और ये किसने किया था, ट्रायल एक्टर से, 3 एक्टर्स थे। ठीक है, और कहाँ पर ये सीन कैसे देखा गया था, पुरितान सोसाइटी में देखा गया था, और कैसे देखा गया था, एज अ इमोरल देखा गया। ठीक है, द पुरितान्स इन न्यू इंग्लैंड बैन थिएटर। न्यू इंग्लैंड में जो पुरितान्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, थिएटर को बैन कर दिया, और बिलीव किया गया कि ये प्रमोट करते हैं किसको, आइडलनेस को। ये क्या करके हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सिनफुल है और प्रमोट करते हैं आइडलनेस को। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे थिएटर बैन हो गए। ठीक है, ड्रामा एग्जिस्ट मेनली इन कॉलेज एंड प्राइवेट परफॉर्मेंसेस, नॉट एज पब्लिक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ये रोल थे, ये जो हमारे ड्रामा थे 17th सेंचुरी में, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट करते थे, या तो कॉलेजेस में, या फिर जितनी भी प्राइवेट परफॉर्मेंसेस होती थी वहाँ पर ये एग्जिस्ट करते थे। पब्लिक फॉर्म के लिए मान लो एंटरटेनमेंट था ही नहीं, एंटरटेनमेंट पब्लिक के लिए बना ही नहीं था। ये कब की बात चल रही है, 17th सेंचुरी की बात चल रही है। ठीक है, उसके बाद यूरोपियन थिएटर इन्फ्लुएंस हुआ। कैसे, मोस्ट ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश प्ले, स्पेशली शेक्सपियर। हाउएवर देयर वाज नो एस्टैब्लिश्ड थिएटर कल्चर ड्यू टू रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस एंड लैक ऑफ प्रोफेशनल एक्टर्स। यहाँ पर ये जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जो होती थी वो किसको इन्फ्लुएंस करती थी, इंग्लिश प्ले को इन्फ्लुएंस करती थी। और उसमें भी किसको प्ले, स्पेशली हम यहाँ पर कह सकते हैं कौन इम्पोर्टेंट था जिसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा था, वो थे हमारे शेक्सपियर। ठीक है, और साथ में यहाँ पर थिएटर, पूरा हम कल्चर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एक जो थिएटर था वो इस्टेब्लिश नहीं था। ठीक है,
रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन के कारण, ठीक है, धार्मिक, हम कह सकते हैं धार्मिक बैरियर था, एक धार्मिक रोक थी जिसकी वजह से थिएटर जो थे इस्टेब्लिश नहीं थे, और साथ में हमारे पास क्या थी, प्रोफेशनल एक्टर्स की कमी थी, प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं थे। ठीक है जी, ये कुछ हम कह सकते हैं यहाँ पर इन्फ्लुएंस हुआ किसका, यूरोपियन थिएटर का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है अमेरिकन ड्रामा इन 18th सेंचुरी। अब थिएटर की ग्रोथ हुई कॉलोनीज में, यानी कि थिएटर कहाँ पर आ रहा है, अब कॉलोनीज में आ रहा है। लोगों को क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रहा है, स्पेशली इन साउथ एंड मिडल कॉलोनीज, यानी कि थिएटर अब कहाँ आया, साउथ एंड मिडल कॉलोनीज में आया। और जो पहला थिएटर कंपनी थी वो अपेयर्ड हुई सच एज द हार्लेम कंपनी, 1752 में ये अपेयर हुई, जिसने परफॉर्म किया था क्या, न्यूयॉर्क में, और यहाँ पर विलियम्सबर्ग में, और किस में किया था, फिलाडेल्फिया में। ठीक है जी, उसके बाद फर्स्ट अमेरिकन प्ले, द फर्स्ट फुल लेंथ प्ले रिटन बाय अमेरिकन वॉज द प्रिंस ऑफ पार्थिया 1767 बाय थॉमस गॉडफ्रे, यानी कि थॉमस गॉडफ्रे ने लिखा था। और क्या लिखा था, द प्रिंस ऑफ पार्थिया कब लिखा था, 1765 में पहला अमेरिकन प्ले था। ठीक है जी, ये थी हमारी किसकी, 18th सेंचुरी की अमेरिकन ड्रामा। ठीक है, कि अब यहाँ पर क्या हुई, हमारा जो अमेरिकन ड्रामा था उसकी ग्रोथ होनी शुरू हुई थी। ठीक है, चलो इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ठीक है, थिएटर्स वर क्लोज ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी वॉर, एक रिवॉल्यूशनरी वॉर हुई उस समय थिएटर्स जो क्या किए गए, क्लोज किए गए, और लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे था, पॉलिटिकल और मिलिट्री मैटर्स पर था। तो जितने भी थिएटर्स थे वो सारे के सारे हम कह सकते हैं बंद कर दिए। आफ्टर द वॉर अमेरिकन ड्रामा शिफ्ट टूवर्ड्स पैट्रियोटिक थीम सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी। अब अमेरिकन थीम जो थी, जो अमेरिकन ड्रामा थे, उसकी जो थीम थी वो किस तरफ शिफ्ट हुई थी, पैट्रियोटिक की तरफ। लोग, और जो अमेरिकन ड्रामा था वहाँ पर क्या दिखाया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ आज़ादी दिखाई जा रही थी और डेमोक्रेसी के बारे में बताया जा रहा था इन ड्रामास में। ठीक है, उसके बाद राइज ऑफ ओरिजिनल। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ओरिजिनल अमेरिकन प्ले कब राइज हुआ। पहला है इसमें हमारा रॉयल टेलर्स प्ले द कॉन्ट्रास्ट 1787 वॉज द फर्स्ट ट्रूली अमेरिकन कॉमेडी। द कॉन्ट्रास्ट 1787 में प्ले हुआ। ठीक है, और ये था हमारा एक अमेरिकन कॉमेडी शो। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पर कह सकते हैं कौन थे, जॉनथन, अ सिंपल बट ऑनेस्ट अमेरिकन हु कॉन्ट्रास्टेड विद यूरोपियन aristocrats. This play marked the beginning of a distinct American dramatic identity, moving away from European influences. ये था हमारा क्या, ओरिजिनल अमेरिकन प्ले जो कि राइज हुआ था। हम कह सकते हैं यहाँ पर अमेरिकन कॉमेडी थी। ठीक है, इसमें कैरेक्टर किसका था, जोनाथन का था। एक सिंपल सा था और एक हम कह सकते हैं ऑनेस्ट अमेरिकन था, जो किसके साथ कॉन्ट्रास्ट कर रहा था, यूरोपियन एरिस्टोक्रेट्स के साथ। ठीक है, और ये जो प्ले था हम कह सकते हैं मार्क हुआ, शुरुआत हुई किस चीज़ की, अमेरिकन ड्रामेटिक आइडेंटिटी की। यानी कि जाहिर सी बात है ओरिजिनल अमेरिकन प्ले था ना, तो हमारा पहला, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पहला हमारा अमेरिकन ड्रामेटिक थी, और ये अमेरिकन ड्रामा हिस्ट्री में आइडेंटिटी बन गई थी, ये वाला जो हमारा कॉमेडी ड्रामा था जिसका नाम था द कॉन्ट्रास्ट। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन ड्रामा इन 19th सेंचुरी में क्या हुआ, अब यहाँ पर बहुत 19th सेंचुरी में रैपिड ग्रोथ देखी गई थिएटर्स को लेकर के। न्यू थिएटर्स हम कह सकते हैं बिल्ड हो रहे थे। कहाँ पर, सिटीज़ में, जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया, बोस्टन हो गया, और यहाँ पर फिलाडेल्फिया हो गया। ऐसे कुछ सिटीज़ में स्पेशली न्यू थिएटर्स बिल्ड हो रहे थे। ऑडियंस क्या हो रही थी, एक्सपेंड हो रही थी, इंक्लूडिंग मिडिल क्लास अमेरिकन हु सॉ थिएटर एज अ मेजर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। यानी कि ऑडियंस एक्सपेंड होने का मतलब है कि अब सिर्फ और
सिर्फ रिच पीपल ही अमेरिका के नहीं हम कह सकते हैं एंटरटेनमेंट को या फिर ड्रामा को देख रहे थे, बल्कि यहाँ पर पार्टिसिपेट कौन रहे थे, मिडिल क्लास के जो अमेरिकन्स थे वो भी थिएटर में जा रहे थे और एंटरटेनमेंट देख रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पॉपुलर जनरस, सेवरल ड्रामेटिक फॉर्म्स बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इस समय में क्या हुआ, कुछ हमारे पॉपुलर ड्रामा थे जो कि हम कह सकते हैं फेमस हुए, पॉपुलर हुए, जिसमें कि पहला है मेलो ड्रामा, फिर रोमांटिक ड्रामा, हिस्टोरिकल ड्रामा और मिन्स्ट्रेल शो। मेलो ड्रामा में क्या दिखाया गया, इमोशनल प्ले विद गुड वर्सेस एवल थीम्स, एक्साइटिंग, यहाँ पर क्या होगा, एक्शन होगा और हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे, यानी कि वही सेम चीज़, एक गुड साइड है और एक गुड साइड वर्सेस बैड साइड। फिर रोमांटिक ड्रामा, रोमांटिक में क्या होगा, जाहिर सी बात है एडवेंचर है, ठीक है, लव है और हीरोइज्म है। फिर है हिस्टोरिकल प्ले, हिस्टोरिकल प्ले में क्या बताया गया है, प्ले अबाउट अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री से रिलेटेड सब कुछ। हिस्टोरिकल प्ले वही होता है ना जब हम यहाँ पर इतिहास को लेकर के कुछ ड्रामास वगैरह क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप मेलो ड्रामा में अगर मैं बात करूँ तो आप अपने डेली के टीवी सीरियल्स देखते होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक गुड साइड होती है और एक बैड साइड होती है। रोमांटिक ड्रामा में अगर हम बात करें तो बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई हैं, बहुत सारे, और जितने भी सीरीज़ देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको रोमांटिक ड्रामा भी दिखाई देता है। हिस्टोरिकल प्ले की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारी रामायण हो गई और महाभारत हो गई, ये सारे जो ड्रामा बने हुए एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा क्या, मिन्स्ट्रेल शो। मिन्स्ट्रेल शो क्या है, इसमें है अ कंट्रोवर्शियल फॉर्म ऑफ थिएटर वेयर वाइट एक्टर परफॉर्म इन ब्लैक फेस mocking African Americans. These show are now criticized for their racism. यहाँ पर क्या बोला गया है, अब जो ये मिन्स्ट्रेल शो है ये क्या है, एक कंट्रोवर्शियल फॉर्म है थिएटर की, जहाँ पर कि जितने वाइट एक्टर्स हैं वो क्या यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, एक ब्लैक फेस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं जो भी हमारे अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, उनके बारे में, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी रही, उनका स्ट्रगल कैसा रहा, उनके साथ जो भेदभाव होता था काले गोरे का होकर के, ये वो कह सकते हैं कि ये वो शो थे। ठीक है जी, चलो ये था हमारा क्या 19th सेंचुरी में अमेरिकन ड्रामा की कैसे हम कह सकते हैं कि बिगनिंग हुई, उसके बाद ग्रोथ होते के साथ ही रैपिड एक ग्रोथ देखी गई कहाँ पर, अमेरिकन ड्रामास में। ठीक है, चलो अब क्या है इसमें हमारे पास, फेमस प्ले राइट्स एंड प्ले। ओके, अब ये जो विलियम डनलैप है यहाँ, ये और डायन और ऑगस्टन डेली, द बर्थ ऑफ ब्रॉडवे, ठीक है, ये सब क्या है हमारे, ये देख लेते हैं हम। ये फेमस कुछ प्ले राइट्स और प्ले हैं, यानी कि हम कह सकते हैं प्ले राइटर्स हैं और जिन्होंने कुछ फेमस हम कह सकते हैं प्ले लिखे हैं, जिसमें कि पहला आता है हमारा विलियम डनलैप का, जिन्होंने लिखा था क्या, किसके बारे में, अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में। और इनकी हम कह सकते हैं बहुत पहली और कह सकते हैं फेमस जो प्ले रहा था वो रहा था एंड्रे 1798 में। और यहाँ पर जो हमारे विलियम डनलैप है, इन्हें फादर भी कहा जाता है, किसका, अमेरिकन ड्रामा का। ठीक है, ये कुछ हमारे क्या हैं, ऐसे ही कह सकते हैं हम एग्जाम्पल्स हैं जिनके हमारे प्ले राइटर्स थे और प्ले हुए, कुछ शो हुए, कुछ ड्रामास हुए। ठीक है जी, चलो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।